2 दिसंबर 1989 का ये वाक़या है। वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री की नज़र पड़ जाती है चौधरी अजीत सिंह पर। चौधरी अजीत सिंह को देखते हैं, कहते हैं इधर आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आज लखनऊ में होना चाहिए था। वो कहते हैं कि मुझे आज लखनऊ में क्यों होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, उसको चुना जाना है, विधायक दल की मीटिंग होने वाली है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें लखनऊ जाना चाहिए। तो अजीत सिंह कहते हैं कि साहब मुझे तो दिल्ली में ही रहने दो, मुझे दिल्ली की ही राजनीति करनी है। तब वीपी सिंह कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है, इसलिए पहले लखनऊ जाओ और वहाँ से फिर दिल्ली की तरफ आना, तो ज़्यादा मजबूती रहेगी और भविष्य भी बहुत अच्छा रहेगा। इतना सुनना था चौधरी अजीत सिंह और उनके साथ एक साथी आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल भी हैं। ये दोनों एक विशेष विमान से सीधा दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। और यहाँ से जब कहानी शुरू होती है तो वाकई सबसे ज़्यादा तकलीफ़, सबसे ज़्यादा परेशानी में अगर कोई था तो वो थे मुलायम सिंह यादव। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। दरअसल काफ़ी उठापटक के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद, 23 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुख्यमंत्री का नाम चुना जाना था। यदि आज वो नाम नहीं चुना जाता तो शायद मुलायम सिंह यादव का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दफन होकर रह जाता। न जाने कितने नेता आए हैं और कितने ही चले जाते, लेकिन इतनी शिद्दत, इतने कद्दावर नेता कभी मुलायम सिंह यादव बन नहीं पाते यदि आज का ये मौका खो देते। इसलिए मुलायम सिंह यादव साम दाम दंड भेद, वो हर नीति अपनाना चाहते थे इस पद को हासिल करने के लिए, और आखिरकार उन्होंने इस पद को हासिल करने के लिए वो कामयाबी हासिल कर ही ली। वाक़या 2 दिसंबर 1989 का है। मीराबाई रोड पर एक वीआईपी गेस्ट हाउस है और अचानक ही मुलायम सिंह यादव जी को पता चलता है, क्योंकि विधायक दल की मीटिंग होने वाली है, चौधरी अजीत सिंह की एंट्री हो चुकी है, चौधरी अजीत सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं। इससे सुनकर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की घिग्गी बन जाती है और वो परेशान हो जाते हैं, उनकी सांसें फूलने लगती हैं और सर्दियों के दिनों में भी पसीने आने लगते हैं। अक्सर चौधरी साहब के साथ रहने वाले एक विधायक जी, अब चौधरी अजीत सिंह से तो सीधे बातचीत हो नहीं रही थी, इसलिए उनके साथ रहने वाले एक विधायक मुलायम सिंह यादव उनके पास जाते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो कद था उन दोनों इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज उत्तर प्रदेश में है। वो एक सामान्य विधायक की तरह थे। वो उन विधायक के पास जाते हैं, विधायक जी से कहते हैं कि विधायक जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप चौधरी अजीत सिंह का हाथ मेरे सर पर रखवा दे तो विधायक जी कहते हैं कि ऐसी कैसी बात कर रहे हो यादव जी, मैं ये काम नहीं कर सकता, कुछ भी करिए, एक बार आशीर्वाद दिलवा दीजिए तो मेरा भविष्य बन जाएगा। आखिरकार आशीर्वाद तो नहीं मिला, लेकिन आमना सामने होता है और मुलायम सिंह यादव बड़ी रिक्वेस्ट भाव से चौधरी अजीत सिंह से कहते हैं कि आप दिल्ली की राजनीति क्यों नहीं करते, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप सांसद हैं और मैं विधायक बना हूं तो मुझे मुख्यमंत्री बनने दिया जाए ना। तब अजीत सिंह इससे पहले कि कुछ कहते, वहां दिल्ली से एक और विशेष विमान आता है और उस विशेष विमान में 3 पर्यवेक्षक होते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मधु दंडबते, चिमन भाई पटेल। चिमन भाई पटेल, मधु दंडबते, ये दोनों गुजरात के हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि कश्मीर के। दरअसल मैं इस कहानी पे आऊँ, मैं थोड़ा सा इतिहास के आईने में झांक कर आपको बता देना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी जो करियर की शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश का इटावा का एक शहर है जसवंत नगर। संयुक्त सोशल पार्टी एक हुआ करती थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की। उन्होंने पहली बार 1967 में मुलायम सिंह यादव को टिकट दिया और वो उस टिकट से विधायक बन जाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मुलायम सिंह यादव जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते थे
उनकी हर बात मानते थे। ईमानदारी का युग था, बड़ा विश्वास करते थे, आज की जैसी राजनीति नहीं थी। मगर ये सफ़र बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और 1968 में एक बीमारी से अचानक ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की देहांत हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। इनका ख़त्म होना था, अब कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। तब कहीं जाकर एक नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े इज्जत के साथ उस दौर में भी लिया जाता था और आज के दौर में भी लिया जाता है। वो नाम था चौधरी चरण सिंह जी का। किसानों के नेता के रूप में उभर रहे थे। ऐसा कौन नेता था, ऐसा कौन शख्स था जो चौधरी चरण सिंह जी की इज्जत नहीं करता था। चौधरी चरण सिंह जी भी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और ख़ासकर गरीब मसीहाओं, मज़दूरों के वो देवता के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने उनका दामन थाम लिया और मुलायम सिंह यादव ने जब चौधरी चरण सिंह जी का दामन थामा तो उन दोनों, उनके पास एक पार्टी थी भारतीय क्रांति दल यानी कि BKD, इसमें वो शामिल होते हैं और पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करते थे। जहाँ जहाँ चौधरी चरण सिंह जी जाया करते थे वहाँ वहाँ मुलायम सिंह यादव भी साथ रहते थे। मगर चौधरी अजीत सिंह जो कि 1939 में पैदा होते हैं और मुलायम सिंह यादव भी 1939 में पैदा होते हैं, जिस तरह से इनके पिताजी यानी कि चौधरी चरण सिंह जी मेहनत करते थे, उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से चौधरी अजीत सिंह जी ज़मीन पर रहकर मेहनत नहीं करते थे। इनके साथ मुलायम सिंह यादव ज़रूर साथ थे। और एक वक्त आता है 1974 में BKD यानी कि भारतीय क्रांति दल से मुलायम सिंह यादव को इसी जसवंत नगर से एक बार फिर टिकट दिया जाता है और इस टिकट मिलने के बाद वो विधायक बन जाते हैं, यानी कि अब दूसरी बार वो विधायक बन जाते हैं। और 1974 यानी कि इसी साल BKD और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी, इनका आपस में विलय हो जाता है और एक नई पार्टी का उदय होता है। उस पार्टी का नाम था भारतीय लोक दल। इसी बीच में वक्त आगे बढ़ता है और इमरजेंसी का दौर आता है। जो गैर कांग्रेसी थे उनको पकड़ के ढूंढ कर गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया। इसी गिरफ्तारी होने वालों में मुलायम सिंह यादव का भी नाम शामिल था और मुलायम सिंह यादव लगभग 19 महीने तक जेल के अंदर रहे। जेल के अंदर जो आज की राजनीति में बड़े शीर्ष लेवल के नेता हैं, जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वो बड़ी संख्या में ऐसे नेता जेल के अंदर बंद थे और मुलायम सिंह यादव की ऐसे नेताओं से कहीं ना कहीं दोस्ती हो जाती है, वो उनके बहुत करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे उनका पद, उनका कद मुलायम सिंह यादव का बढ़ने लगता है और कहते हैं कि जब क्रिकेट की पिच पे कोई बड़ा खिलाड़ी अचानक से गायब हो जाए, अचानक से आउट हो जाए, तो उसकी जगह जो खाली स्थान होता है तो उसकी इंतज़ार में होते हैं कि इसका खाली स्थान कौन लेगा। ऐसे ही राजनीति की पिच पर चौधरी चरण सिंह जी का अंत हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये वाक़या था 1987 का। अब इनकी ज़मीन जो खाली थी, इन्होंने जो ज़मीन तैयार की थी, इन्होंने जो एक नाम कमाया था, उस नाम पर अगर किसी का हक बनता था, क्योंकि ये भी मुलायम सिंह यादव भी बराबर की मेहनत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही इस फिराक में भी थे, इस एक मौके की तलाश में भी थे कि चौधरी साहब के बाद अगर किसी को ज़मीन मिलेगी तो ज़मीन मुलायम सिंह यादव को मिलेगी। लेकिन इस ज़मीन पर कहीं ना कहीं विधायकों के थ्रू अपने पिताजी के वजह से चौधरी अजीत सिंह ने कब्ज़ा कर लिया था और इनका जो पार्टी थी उस पार्टी पर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्से की पार्टी पर कब्ज़ा था चौधरी अजीत सिंह का, दूसरी जब इसका पार्टी का विलय होता है या पार्टी होती है उस पर इतना दबदबा नहीं था, मगर उसके पीठ पीछे थे मुलायम सिंह यादव। अब 2 धड़े में पार्टी बढ़ जाती है। उसके बाद 1989 का वो दौर आता है। एक तरफ कांग्रेस का दौर ख़त्म होने को था और एक जन मोर्चा बनाया जाता है। उस जन मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे VP सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इधर वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में जुटे हुए थे। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश की 421 विधानसभाओं का जब चुनाव होता है, मतदान होता है, क्योंकि उन दिनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे। ऐसे में जनता दल के हिस्से में
और जो उनके सहयोगी थे उनके हिस्से में लगभग 208 सीटें आती हैं। और 208 सीटें आने के बाद अब चुना जाना था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री की लिस्ट में 3 नाम थे। पहला चौधरी अजीत सिंह, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जी के बेटे और उनका एक अपना रुतबा रहा है। उनके पिताजी ने जो समाज के लिए, उनके पिताजी ने जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उनके पिताजी ने जो एक ज़मीन तैयार की थी, उस ज़मीन पर कहीं ना कहीं नेताओं का ये कहना था कि चौधरी अजीत सिंह का ही हक था। और यही वजह थी कि पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि उस टाइम के प्रधानमंत्री बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को याद दिलाया कि तुम्हारे पिताजी ने जो ज़मीन तैयार की है, अब वक्त आ चुका है उसकी फसल काटने का, और तुम जाओ लखनऊ और उसकी फसल काट के आओ। मगर यहाँ इस बीच में जब चौधरी चरण सिंह जी ख़त्म हो जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव ने इस बीच गांव-गांव घूमकर लोगों से संपर्क बढ़ाया। 19 महीने जो जेल में रहे उन नेताओं से संपर्क बढ़ाया। और ये चौधरी अजीत सिंह शायद उतनी ज़मीनी लेवल पर मेहनत नहीं कर रहे थे, उतनी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे थे जिस ईमानदारी, जिस शिद्दत के साथ मुलायम सिंह यादव काम कर रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव ने एक जनाधार भले ही इकट्ठा नहीं किया था, लेकिन एक अपना रुतबा, एक लेवल अपना बढ़ा लिया था। हालांकि ताकत का जो सिस्टम था वो अजीत सिंह के हाथ में था। अब कहीं यहाँ बात ना ख़राब हो जाए, इसलिए 3 लोगों के नाम सामने थे, चौधरी अजीत सिंह का, मुलायम सिंह यादव का और अमेठी के राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले संजय सिंह का। हालांकि संजय सिंह का नाम इतनी सुर्खियों में नहीं था, नाम 2 ही थे। अब ऐसी कंडीशन में इन दोनों में कहीं ना कहीं मीराबाई रोड पर जो VIP गेस्ट हाउस था उसमें बातचीत होती है और एक झलक, एक मुलाकात के लिए मुलायम सिंह यादव लगातार कोशिश कर रहे थे। 23 वर्षों की लगातार मेहनत थी 1967 से लेकर 1989 तक। और ये आज का जो दिन था, यदि आज मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका करियर हमेशा के लिए चमक जाएगा। यदि आज चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका भी करियर हमेशा हमेशा के लिए चमक जाएगा। अब किस्मत वाली बात थी, जैसे ही एक प्लेन अजीत सिंह का विशेष विमान लखनऊ पहुंचता है, ठीक पीछे से एक विमान और आता है जो पर्यवेक्षक से था। इसमें 3 लोग थे, मोहम्मद मुफ्ती सईद, मधु दंडवते और चिमन भाई पटेल। दरअसल इससे पहले कि विधायक दल की मीटिंग हो, वहाँ नाम सामने आए तो एक खामोशी के साथ एक मीटिंग की गई थी। सभी विधायकों से एक हस्ताक्षर कराकर पर्ची बनवाई गई थी जो एक बॉक्स के अंदर रखवाई गई थी। सभी विधायकों ने अपने हस्ताक्षर किए और उस बॉक्स के अंदर पर्ची डाल दी। और उस पर्ची की जो गिनती करनी थी वो गिनती की थी मधु दंडवते ने, जो अपना आप में एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े अच्छा नाम राजनीति में, बड़े ईमानदार किस्म के व्यक्ति जिन पर कोई भी उंगली ना उठा सके। उन्होंने इन पर्चियों की जब गिनती की तो गिनती करने के बाद किसके हक में कितने वोट आए हैं, किसको कितने वोट मिले हैं और कितने वोट पड़े हैं, ऐसी कोई गिनती के जिक्र नहीं किया गया। और मधु दंडवते ने उस कमरे से निकलते हैं और बाहर चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चौधरी अजीत सिंह का नाम अब सामने आने वाला है। बड़ी संख्या में विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री चौधरी अजीत सिंह बने, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि ये पर्यवेक्षकों में से एक पर्यवेक्षक ने कहा कि जो पर्चियां डली हैं, जो विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं, इस बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा नाम मुलायम सिंह यादव के हैं। अब मुलायम सिंह यादव का नाम जब सामने आता है तो वो 2 दिसंबर 1989 को इनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ जाता है। और वो वक्त भी आता है जब वो पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर क्या कितने विधायकों ने सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, पर्ची बनाई, इसका आज तक भी ये इतिहास के पन्नों में दफन है। उन्होंने ये बात कभी किसी को खुल के नहीं बताई कि किसके हिस्से में कितने वोट आए थे। मगर आज उत्तर प्रदेश में ये सबको पता चल चुका था कि चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन रहे बल्कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये पहला दौर था, उसके बाद वो 2 बार और मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी जाति यानी कि यादवों का एक बोलबाला शुरू हो जाता है और उसके बाद इतिहास बन जाता है। उसके बाद उनके बेटे यानी कि अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बनते हैं। एक बार फिर इतिहास अपना को दोहरा रहा था, पहली बार लड़कर, इस बार साथ लड़कर। पहले वो मुलायम सिंह यादव जी और चौधरी अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे, आपस में साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे थे। लेकिन सन 2022 में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की जो जुगत लगा रहे थे,
हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया और इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को या फिर जयंत चौधरी को बनने का मौका ही नहीं मिला। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने हैं। ये किस्सा था मुलायम सिंह यादव के पहली बार मुख्यमंत्री बनने का और उन्होंने जिस तरह से काम किया है। एक बात और कही जाती है मुलायम सिंह यादव के बारे में कि उनके अंदर एक आकर्षण था, एक चुंबकीय शक्ति जैसी उनके अंदर काम करती थी। जो भी नेता, जो भी लोग उनसे एक बार मिलते थे तो उनकी तरफ वो आकर्षित हो जाते थे। अब मधु दंडवते उनसे आकर्षित थे या पूरी ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया था, ये बात ना मुझे पता है ना उन विधायक जी को पता है जिन विधायक जी के माध्यम से ये कहानी मुझ तक पहुँची है, ये कहानी आप तक पहुँची है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।